तो उसमें ऐसा था कि सबसे पहले इंडिया में पहले ये था कि नॉर्मली हम जैसे पुरानी मूवी वगैरह देखते हैं तो कच्चे रोड वगैरह थे, आज भी मिल जाते हैं कच्चे रोड। अब कच्चे रोड वगैरह थे तो जी सर, नॉर्मली ये था आज कि भी है सर, पहले हमारे गांव में कुछ लोग हैं। आज भी रोड हैं तो पहले लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी वगैरह चलाते थे या पैदल जाते थे। तो कोई दिक्कत नहीं आती थी कि पक्के रोडों की जी कभी सर। जरूरत ही नहीं थी। हम्म, तो फिर क्या जी सर। हुआ कि अपने यहाँ होल्ड होल्ड तो यही था कि अंग्रेज राज करते थे। तो जो राजा महाराजा थे वहाँ के सारे लोग इंडिया के, जी सर। अब पैसा तो सबके पास था। अब ये था कि इंडिया में गाड़ियां नहीं चलती थी तो इंग्लैंड वगैरह अमेरिका वगैरह में गाड़ियां बननी शुरू हो गई थी और चलती भी थी। तो वो क्या करते थे, गाड़ियां खरीद जी लेते सर। थे वहां से। जो अंग्रेज वगैरह राज करते थे, अब उन्होंने अपने यहाँ जैसे 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली। सबसे पहली ट्रेन जी सर। 1853 में चली। तो उसमें क्या हुआ कि वहां तो रेलवे का तो हो गया, अब बात बच रही थी कि अपना रोडवे जो अपना रास्ते हैं रोड वगैरह वो कैसे बने। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने गवर्नमेंट से बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि मैं रोड बनाऊंगा सारे। हम्म, तो उसने सारा प्लान बताया जी सर। अपना उन्हें। तो वो बोले कि एक काम करो कि तुम्हें हम 2 साल देते हैं, 2 साल लो और ये पैसा लो। तुम पूरे इंडिया में जाओ और देखो कि कहाँ रोड की जरूरत है, कहाँ रोड बनानी चाहिए और बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये भी तुम्हें बताना। कि हम पैसा नहीं देंगे, पैसा, ये बताओ कि हम पैसा लगा देंगे तो वो पैसा हमें वापस कैसे मिलेगा। हम्म, तो उसके लिए क्या, उसे 2 साल के लिए भेज जी सर। दिया। अब 2 साल बाद वो घूमता रहा तो 1 साल बाद ही लौट आया, 2 साल की जगह 1 साल बाद ही लौट आया। तो उसने वो पूरा प्लान बताया कि सर अब इंडिया में ये है कि राजा महाराजाओं को पैसा है, वो गाड़ियां खरीद सकते हैं और उन्हीं को रोड की ज्यादा जरूरत है। तो बोले चलो रोड तो हो गई फाइनल, अभी होता पैसा कहाँ से आएगा। बोला हम रोड के लिए टैक्स लगाएंगे, रोड के ऊपर जो गाड़ी चलाएगा वो टैक्स लगाएंगे, जो जी फ्यूल सर। बिकेगा मतलब पेट्रोल डीजल उस पर भी टैक्स लगाएंगे। तो वो टैक्स का जैसे अपना देखा ना, अब जैसे हाईवे पर टोल टैक्स बनाते हैं, हाईवे पे टोल टैक्स होता है अपना। जी सर, और जो फॉरएवर है पेट्रोल सर। तो जो और पेट्रोल जैसे नॉर्मली हम पेट्रोल देखते हैं कि अभी जो पेट्रोल के रेट हैं वो है 80 रुपए लीटर 80। उसमें ये होता है कि जो पेट्रोल अपने पास आता है वो 35 रुपीज का आ जाता है। उसके बाद उस पर लगता है टैक्स, वैट लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अपना, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है। तो उसमें टैक्स लगाते हैं बहुत। ठीक है, तो टैक्स लगने के बाद क्या होता है, फिर जाके वो मार्केट में आता है। तो वो उसने ही बोला कि हम सब चीजों पर टैक्स लगाएंगे, जो लोग गाड़ियां चलाएंगे उससे वो पैसा आएगा। ठीक है, तो पैसा उसके बाद आएगा, उससे ही रोड बनेंगे। तो जब से रोड बनने शुरू हुए इंडिया में सारे, ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री है कि ट्रांसपोर्टेशन आया कहाँ किस से सन से? इंडिया में। क्या, सर ट्रांसपोर्टेशन सर, सर मतलब किस सन से स्टार्ट हुए थे इंडिया में रोड बनने, किस ईयर से? इंडिया में रोड जो बनने शुरू हुए वो स्टार्टिंग देखी जाती है 1953 से, 1953 से। तुम्हारा एक आईआरसी होता है, इंडियन रोड 1953। कांग्रेस। हाँ, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, आईआरसी डिसाइड करती है कि हमें, वो 20 साल के लिए प्लान लाते हैं, उसे बोलते हैं 20 ईयर प्लान। 20 ईयर 20 साल के प्लान में ये डिसाइड करते हैं कि हमें यस कितनी सर। रोड बनाने। जैसे तुमने देखा होगा, एक होते हैं विलेज रोड, फिर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर उसके बाद तुम्हारा स्टेट हाईवे, फिर आता है नेशनल हाईवे। ठीक है, तो ये सारे हाईवे जी तब सर। डिसाइड होते हैं 20 साल के प्लान में कि अगले 20 साल में हम इतने रोड बनाएंगे। हमारे पास पहले इतने थे, हम इतना और बढ़ा देंगे। अभी तुमने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले नॉर्मल रोड होते थे हमारे यहाँ। अब ये होता है कि गांव गांव में भी सीमेंटेड रोड बनाने सर लगे हैं ये सारी मतलब कि चीजें। हम्म, सर इंडियन बोलो। पॉपुलेशन को देखते हुए डिपेंड किए जाते हैं, या फिर इंडियन की जो की इंडस्ट्रीज की हिसाब से रोड डिपेंड किए जाते हैं देखो, सर? सारी चीजें होती हैं जो स्टेट हाईवे बनते हैं।
जो स्टेट हाईवे बनते हैं वो जी सर। इंडस्ट्री वगैरह को देख के बनते हैं, कि जैसे रोड डिसाइड होता है, जैसे ये है कि मथुरा से दिल्ली वाला जो रोड है, उस रोड पे ये है कि इस पे इंडस्ट्री है, तुम्हारा जी सर। पलवल आ जाता है, इस पे कोसी छाता आ जाता है, जो इंडस्ट्री वाला रोड है, इसलिए इस पे हाईवे बना दिया कि ट्रक वगैरह जो चलेंगे वो इजीली इस पे जी। ट्रांसपोर्ट होते रहे। बाकी नॉर्मल जो गांव के लिए रोड बनाते हैं उसमें देखा होगा जी तुमने, सर। नॉर्मल डाबर का रोड बना देते हैं, नहीं तो अब सीमेंटेड रोड बनाने लगे हैं, क्योंकि उनमें सीवेज सिस्टम नहीं होता। तो गांव में नॉर्मली होता था कि पहले घरों का पानी रोड पे आता था, डाबर वाला रोड खराब हो जाता है, तो जी सर। सीमेंटेड रोड बनाने लगे कि उसकी लाइफ जी ज्यादा सर। हो। फिर पॉपुलेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे राजस्थान में जब जाओगे तुम कभी, तो राजस्थान में देखना कि जो गांव बहुत अंदर जाके हैं, और लोग भी बहुत कम रहते हैं किसी गांव में, तो वहाँ क्या है, नॉर्मल रोड जल्दी से बनाते नहीं है वो रोड, क्योंकि उस रोड का यूज ही नहीं है। तो यूज अकॉर्डिंग टू यूज ट्रांसपोर्टेशन का उसकी पॉपुलेशन से भी डिसाइड होता है, फिर इंडस्ट्री वगैरह सारी चीज डिसाइड करती है कि किस तरह से हमें क्या चीज बनानी है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का देखो, ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। यही लाइन इसमें लिखी हुई है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब जैसे लॉकडाउन में ही देख लो कि हर चीजें महंगी हो रही है, सबको पता है। तो उसका यही असर हुआ था कि जो शॉप्स हैं, अपने मॉल्स हैं, वहाँ सामान नहीं पहुंचा, क्योंकि बीच में सारा ट्रांसपोर्ट बंद था, फैक्ट्रीज वगैरह सारी चीजें बंद थी, तो रेट हाई हो गई। तो ट्रांसपोर्टेशन इस पे भी इफेक्ट डालता है। अब देखो तुम नॉर्मली अपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलते होंगे कभी, तो तुमने देखा होगा कि ईयरफोन जो पहले 100 या 150 रुपए में आता था, वो आज 400 रुपए में आता है। अब ये जो जो मैंने ईयरफोन लगा रखा है, ये ईयरफोन 400 का है। पहले ये ईयरफोन 200 के मिल जाते थे इजीली। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजों को इफेक्ट करता है। फिर ये देखिए सेकंड लाइन जो है अपनी, कि ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, बट इट इज पुअर इन कंपैरिजन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका ये है कि सबसे बड़ा पार्ट हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्ट इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का, कि इंडिया में सारा बिजनेस चलेगा या किसी भी कंट्री में जो बिजनेस चलता है वो ट्रांसपोर्ट पर यानी डिपेंड होता है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे अमेरिका या फिर इंग्लैंड वगैरह के कंपैरिजन में अभी हमारा कमजोर है, इतना ज्यादा स्टैंडर्ड हाई नहीं है अपना। ठीक है। ठीक है, फिर देखो ये लास्ट में देखो, टुडे देर इज अ वेराइटी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय लैंड वाटर एंड एयर। ये अपने वेराइटी ऑफ मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, लैंड वाटर और एयर, कि एक तो हम जमीन पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक पानी पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, और एक हवा में जो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब ये देखो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब पुरानी बात करेंगे कि पहले कैसे चलते थे लोग। वॉकिंग, पैदल जाते थे। ठीक है, फिर इधर का देखो, पालकी में जो चलते थे, ये वाला फोटो दिखाई दे रहा है सबको। जी सर। पालकी वगैरह में देखा था तो पहले जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि दुल्हन विदा हो रही है, पालकी में बैठ के ले जा रहे हैं। हाँ सर, डोली बोली जो जाती थी सर। हाँ, वही है कि पालकी वगैरह जाते थे। या ये वाला सीन देखो, सेकंड वाला फोटो, अभी भी अभी भी जो जैसे बंगाल वगैरह में, कोलकाता वगैरह में ये चीजें चलती हैं कि आदमी खींचता है और पीछे लोग बैठे रहते हैं। सर फिर आगे ये जो देखो ब्लैक। हाँ, सर बोलो। भैंसा वाली वो जो होती है सर। वो नहीं, भैंसा बुग्गी नहीं है, ये बीच वाला फोटो देखो कि आदमी खींच रहा है। अच्छा, आदमी कह रहा है सर। कभी भी देखना, कोलकाता वगैरह में चलते थे ये पहले, अब भी चलते हैं। फिर अपना फोर्थ है ब्लैक कार्ट, हॉर्स कैरेज, जैसे बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी जो होती है अपनी। ठीक है वो। और फिर चलता था या तो साइकिल होती थी या रिक्शा होते थे लोगों पे। अब ये देखो मॉडर्न मीन्स, जो आज के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आओगे तो तीन तरह का होता है, लैंड, वाटर और एयर। ओके, तो लैंड लैंड को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। क्या? सर ये टाइप सी होती है।
ये टाइप चाहिए टाइप सर से उसके ट्रांसपोर्टेशन की, लैंड। ये मॉडर्न टाइम्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, अभी जो हमने पिछली वाली स्लाइड देखी थी ये वाली, इसमें ये था कि पहले क्या चीजें चलती थी। जी सर। जी सर। समझे, जो पहले वाला ये वाला, और ये नेक्स्ट जो है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की आज के जो टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है या क्या होता है। ओके। जी सर। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया हमने, लैंड, वाटर और एयर। तो लैंड में है रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। ठीक है, तो रोडवेज तो अपना ही हो गया कि जो रोड हाईवे वगैरह हम बनाते हैं, और रेलवे जो ट्रेन वगैरह चलती है, और पाइपलाइंस। पाइपलाइंस का मीन्स ये होता है कि अब जैसे हमने पढ़ा था ना, गुड्स या तो सामान और आदमी दोनों को जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन है अपना। तो पाइपलाइंस में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, पाइपलाइन में हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और जो अपना क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है। ठीक है, फिर सेकंड है अपना वाटर। ठीक, अब वाटर में क्या होता है, इनलैंड। अब जैसे वाटर इनलैंड का मीन्स ये होता है कि इनलैंड जैसे अपने जैसे नॉर्मली देखा जाए अपनी नहर वगैरह है। हम्म, नहर है, नदी है अपनी। जैसे अभी तुम असम वगैरह में जाओगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है उसमें। उसमें क्या होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का यूज करते हैं, या बोट या शिप वगैरह जो होते हैं उनसे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मुंबई से गोवा के लिए खूब शिप चलते हैं डेली। ठीक है, इसी तरह जैसे नॉर्मली अपने पास में गंगा या यमुना है, उसमें भी नाव चलती हैं, लोग पार करने के लिए नाव वगैरह का यूज करते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही देख लो कि वृंदावन में कभी आओगे तो पीछे बांके बिहारी का मंदिर है, तो उस पर ब्रिज ब्रिज वगैरह तो है नहीं। जी सर। तो उसमें क्या है, जैसे तुम बाइक यस वगैरह सर। से जा रहे हो तो बाइक को नाव में रख लेते हैं बोट में और पार कर देते हैं। तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, जो जमीन के ऊपर नहर वगैरह है उनमें, नदी वगैरह में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इनलेट, इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, दूसरा है नीचे देखो, ओवरसीज। ओवरसीज का मीन्स है कि जो अपने समुद्र हैं उनमें जो चलता है। अब जैसे एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, एक जैसे अपने देखा जाए तो महासागर जितने भी हैं अपने, कि प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंदू मतलब ये वाला तुम्हारा इंडियन ओशियन जो है, तो ये सारा हो गया ओवरसीज। फिर आता है लास्ट अपना एयर ट्रांसपोर्ट। एयर में होते हैं एक तो इंटरनेशनल, ठीक है, और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मीन्स ये होता है जैसे अपनी जो इंडिया इंडिया में फ्लाइट चल रही है वो डोमेस्टिक में आ गई, और इंटरनेशनल जो आउट ऑफ नेशनल चलती हैं, आउट ऑफ कंट्री चलती हैं। ठीक है, जैसे इंडिया से पाकिस्तान जाना है या पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना है, वो इंटरनेशनल एयरवेज आ गया। और डोमेस्टिक हो गया जो हमें ऐसे जाने से आगरा से दिल्ली जाना, दिल्ली से मुंबई जाना, वो डोमेस्टिक एयरवेज हो गए। ठीक है। जी सर। उसके बाद होता है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें होता है, इसमें पढ़ो देखो, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंक्लूड वेरियस मीन्स सच एज प्लग कार्ट, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, बसेस, कार एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पुराना फॉर्म यही है ट्रांसपोर्ट का। जैसे तुम पहले भी देखते होंगे तो कई मूवीज वगैरह में भी ये दिखाते हैं कि पुराने रोड में, जैसे से इंडिया से अगर किसी को चाइना जाना या कहीं और इंग्लैंड वगैरह जाना है, तो या तो वाटरवेज था, नहीं तो पैदल पैदल जाते थे, इंडिया से कश्मीर होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, तिब्बत होते हुए निकलते थे। तो सबसे पुराना तो यही है कि रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकंड है इट इज इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। थोड़ी दूर जाना है तो सस्ता भी पड़ता है और इजी वे में भी पहुंच जाते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि तुम्हें रेलवे स्टेशन पे जाना हो या कहीं जाना हो, टेम्पो, ऑटो रिक्शा कोई भी चीज लो और चले जाओ। फिर ये देखो, देर आर लॉस ओवरहेड एंड लेस काउंट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। अब इसमें क्या होता है कि ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, कोई रोड टूटा भी हुआ भी है तो उस पर रिक्शा भी चला जाएगा, बस भी चली जाएगी, कार भी चला जाएगा, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। लास्ट है इट प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विस। ये प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज जैसे अभी मान के चलो, जैसे यूनिवर्सिटी आते हैं तो बस में आ जाते हैं। ठीक है, या फिर जैसे कोई बस में नहीं आना चाहता पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो कार लेके आ सकता है, बाइक लेके आ सकता है, तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट को भी पढ़ा सकता है। अब ये तो होता नहीं है किसी को शिप में जाना या प्लेन में जाना तो एक में, एक शिप में एक आदमी जा रहा हो या एक प्लेन में एक आदमी जा रहा हो।
ठीक है, तो ये पर्सनलाइज सर्विस भी प्रोवाइड कर देता है रोडवेज, रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पे आएंगे, तो रोड किस तरह से डिसाइड होता है। ठीक है, फिर ये दे रखा है गोल्डन कॉरेंटल सुपर हाईवे। अब सुपर हाईवे तो इंडिया में सुपर हाईवे बोलेंगे, जैसे अपना ये यमुना एक्सप्रेस वे है ना, यमुना एक्सप्रेस वे अपना सुपर हाईवे है, इस पर प्लेन भी लैंड हो जाते हैं, ये बनाया गया है हाई स्पीड के लिए। ठीक है तो वो भी नेशनल हाईवे हमारा, पर वो हाई स्पीड के लिए बनाया गया, तो उसे बोल देते हैं सुपर हाईवे। ठीक है, सेकंड है अपना नेशनल हाईवे, थर्ड है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में ये आते हैं, जैसे स्टेट हाईवे में अब जैसे मथुरा से अलीगढ़ जो चलता है रोड, वो स्टेट हाईवे है। ठीक है, भले ही वो 4 लेन नहीं है, 2 लेन है, पर वो स्टेट हाईवे है। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे ऐसे हो जाते हैं, जैसे अभी हम यहाँ आते हैं मथुरा से आगरा जा रहे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे रोड होते हैं अपने, वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो जाते हैं। और बॉर्डर रोड्स। सर जैसे कि मथुरा से, हम्म, सर मथुरा से गोवर्धन वाला रोड है सर, ये डिस्ट्रिक्ट हाईवे में आएगा सर? मथुरा से कहाँ, कौन सा रोड? सर गोवर्धन वाला, जो गोवर्धन मथुरा से गोवर्धन जाता है सर, जो मथुरा रोड। मथुरा से जो गोवर्धन है वो डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाएंगे। जी सर। फिर बॉर्डर रोड्स में ऐसा आता है कि जैसे हम बोल देते हैं ना, बॉर्डर रोड्स बनाने, बॉर्डर रोड्स जैसे कि स्टेट टू स्टेट है, जैसे राजस्थान और हमारा बॉर्डर लगता है भरतपुर पे। हम्म तो वो सारी जगह जितनी भी है उसे बोल देंगे बॉर्डर रोड है, भाई ये रोड हमारा भी है और ये राजस्थान का रोड भी है, आधा राजस्थान का है, आधा हमारा रोड है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो चार्ट, इंडिया में दे रखे हैं कि गोल्डन कॉरिडोर कौन कौन से रोड है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा है, और नेशनल हाईवे फेज थर्ड कौन सा है। ये रेड वाला जो है, कि एक तो दिल्ली से आगरा आ गया, फिर आगरा से वाराणसी चला गया, वाराणसी से कोलकाता चला गया, कोलकाता से देखो तुम्हारा ये विजयवाड़ा आ गया, फिर चेन्नई आया, चेन्नई से मुंबई, और मुंबई से फिर दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया अपना गोल्डन, जिसे बोलते हैं सुपर हाईवे। ठीक, उसके बाद तुम्हारा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अपना चलता है श्रीनगर से और नीचे तक पूरा अपना, जो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम बोलते हैं ना, कन्याकुमारी तक, तो वो कन्याकुमारी तक जाता है। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, और बता दूंगा मैं इस पे। ठीक है, जी नेक्स्ट है अपना देखो, ये 2014 के स्टैटिक्स हैं कि रेल ट्रांसपोर्ट जब आएंगे तो रेल इंडिया में कितने किलोमीटर चल रही है, तो ये है कि 1158। ठीक है, 1158.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर की तो रेल लाइन हम बिछा चुके हैं। ठीक है, अब ये है फ्राइट। फ्राइट मीन्स ये होता है कि हम कितना लोड लेके चलते हैं। ठीक है, लोड मीन्स जो मालगाड़ी पे जितना लोड होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो उस पर मोड लोड हर साल ये लेके चलते हैं, 106 करोड़ लोड को ट्रांसफर करती है मालगाड़ी हर साल। ठीक है, और सिस्टम लेंथ जो अपनी टोटल है, जो कितना भी सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है 68,525 किलोमीटर में। ठीक है, अब ये दे रखा है कि इंडियन रेलवे जो आता है वो स्टेट के अंडर में तो होता नहीं है, उसे चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी, मतलब केंद्र सरकार चलाती है। ये फिर सेकंड है अपना, इट इज सुटेबल फॉर बकली लोड्स, जो भारी सामान होता है उसे ट्रांसफर करने के लिए बक, ये यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। बकलिंग अभी मान के चलो मतलब सर? जैसे, क्या, बकली गुड्स, यस सर, बकलिंग। क्या कह रहे हो? बकली गुड्स का मीन्स ये होता है, वैसे तो मैं ट्रेन सर पे देखा है कि बकलिंग जो ट्रेन में घोड़े। ट्रक भी बकली बकली है। बकली गुड्स का मतलब ये है कि यस सर। भारी सामान, इसमें ज्यादा वजन है। और अच्छा। ट्रेन में ये होता है कि तुम्हारे जैसे आर्मी के जी ट्रक सर। भी जाते हैं। ठीक है, स्टील के जो बड़े बड़े, और वैसे तो मैंने देखा है कि गेहूं के जी सर। सीमेंट वगैरह जो सप्लाई होता है वो ट्रेन में ही होती है सारी चीजें।
अभी जो ट्रेन चल रही है, जी एक सर। ट्रेन देखना। हाँ, एक ट्रेन चलाई है इंडिया ने, उस ट्रेन की लंबाई है 2.7 किलोमीटर। उसमें 4 इंजन लगते हैं एक साथ उस ट्रेन को खींचने के लिए। तो ये है कि वो ट्रेन अच्छा ये सर। सूटेबल हो। हाँ, 4 इंजन एक साथ खींचते हैं उस ट्रेन को। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ट्रेन है वो। सर वो सर इंडिया में क्या? लॉन्च हो गई सर? हाँ, इंडिया में चल रही है अभी। इंडिया में लॉन्च हो गई सर वो ट्रेन? उसमें सर कौन सी हाँ, ट्रेन है सर चला वो? रहे हैं, इंडिया में ही चला रहे हैं। ट्रेन का उसका नाम देखो। क्या सर? ट्रेन का नाम नाग नाग शक्ति या ऐसी कुछ करके है, देखना ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना, वो मिल जाएगी, ये मैं ठीक है सर। बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। फिर है, इट इज ठीक है इकोनॉमिकल सर, फॉर ठीक है लॉन्ग सर। डिस्टेंस। अब ये होता है, जैसे यहाँ से मुंबई जाओगे ना तुम, कभी अब रोड से जाते जी हो सर। तो तुम्हारे हजारों रुपए खर्च होंगे, प्लेन से जाते हो तो 6-7 हजार की टिकट होगी। ठीक। अब ट्रेन में क्या होता है कि यहाँ से मुंबई का किराया ट्रेन में जी देखोगे तो सर। 800-900 रुपये में तुम्हें स्लीपर की सीट मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद ये है कि देयर इज बढ़िया वाली रेगुलरिटी सीट सर। ऑपरेशन ऑफ ट्रेन। अब ये बस में तो ये होता है कि बस खराब हो गई तो भाई रुक गई बस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारी ट्रेन का टाइम दे रखा है कि 8 बजे सुबह ट्रेन आएगी, तो ये होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है, पर वो अपना रेगुलर चलती रहती है। रुकेगी नहीं ट्रेन, अपना रेगुलर चलती रहेगी। अब ये देखो, देयर इज लेस सर एक बात पॉल्यूशन। बताओ सर। हाँ। सर प्लीज सर एक बात बताओ। बोलो। सर मतलब इंडिया में ट्रेन इतनी लेट क्यों चलती है सर? और कंट्री की देखते हुए सर इंडिया में ट्रेन बहुत लेट चलती है। देखो, इसमें अभी पिछले लाइन आई थी ना कि पुअर कंडीशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया में। ठीक है। पहले क्या होता था अब इस तरह से कि अपने यहाँ डीजल इंजन चलते थे पहले। हम्म। डीजल चलते थे, कोयले वाले इंजन चलते थे, तो इन इंजनों में यस क्या सर। होता था कि ज्यादा पावर तो होती नहीं थी। तो वो जब चलते थे तो जो स्पीड की जाती थी उसी स्पीड पे वो चल नहीं पाते थे। या ऐसा होता है जैसे कि अपने यहाँ जैसे पटरी, जो रेल की जो पटरी वगैरह है, ब्रिजेस वगैरह हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं बने हुए हैं कि उन पे हाई स्पीड ट्रेन निकल जाए। तो कई बार क्या होता है, जैसे किसी ट्रेन में जैसे किसी ब्रिज का मेंटेनेंस चल रहा है, किसी को तोड़ के बना रहे हैं, तो स्पीड को बहुत कम कर देते हैं। 10 to 15 किलोमीटर की स्पीड कर दी जाती है कि 10 से 15 की स्पीड में उस ट्रेन को उस पे से निकाला जाए। तो उस चीजों से ट्रेनें लेट होती रहती हैं। कई बार सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, कोई और मेंटेनेंस आ जाता है, तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं। इसलिए जो देखा हो तुमने, राजधानी, शताब्दी, प्रीमियम ट्रेन टाइम पे ही चलती हैं। ठीक, क्योंकि उन्हें रास्ते को क्लीन कर दिया जाता है, उन्हें रोका नहीं जाता, उन्हें मेंटेनेंस भी चल रहा होता है, तो उन्हें पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि पहले ये ट्रेन निकलेंगी, बाकी ट्रेन रुकेंगी। इसी वजह से वो ट्रेन लेट नहीं होती है, नॉर्मल ट्रेन लेट हो जाती है। पर अब ये है कि अब जैसे इंडिया में बुलेट ट्रेन का सबको पता है कि बुलेट ट्रेन पास हो गई है, मुंबई टू पुणे बन भी रही है। उसके यस बाद अब बुलेट सर। ट्रेन को एक तरफ से और पास कर रहे हैं कि दिल्ली से इलाहाबाद तक। ठीक है। अब ये अपना जो रोड है ना, हाईवे, इसी के किनारे बुलेट ट्रेन भी जाएगी। तो जो यहाँ भी अपना बुलेट ट्रेन नेशनल आएगी। ये हाईवे जो नेशनल हाईवे। हाँ, हाँ, इसी के बराबर से बुलेट ट्रेन को भी बनाया जाएगा, जिसका दिल्ली के बाद आगरा स्टॉपेज होगा। ठीक, फिर देखो, लास्ट लाइन है सर अपनी दिल्ली से तुम्हारी। आगरा, फिर आगरा हम्म। क्या? दिल्ली से सर दिल्ली से आगरा, फिर आगरा से इलाहाबाद। हाँ, या आगरा से कानपुर रखेंगे, वो जैसे भी प्लान करेंगे। क्योंकि उसमें अब ये होता है कि नॉर्मल जी सर। आदमी तो बुलेट ट्रेन की टिकट लेगा नहीं। तो वो उसी हिसाब से जी बनाया सर। जाता है कि बिजनेस पर्सन है या किसी को इमरजेंसी है, तो वो अपना टाइम से चला जाए, इजीली पहुंच जाए, इजीली चीजें हो जाए उनकी। ओके। जी तो उसके देखो, अभी लास्ट लाइन ये है कि देयर इज लेस पॉल्यूशन एज द ट्रेन ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। उसका इलेक्ट्रिसिटी इंजन है। अब ये है कि इंडिया ने डीजल इंजन बनाने बंद कर दिए। अब सारे इलेक्ट्रिक इंजन बना रही है, तो उससे कि पॉल्यूशन का भी नहीं है, डीजल भी बचेगा, लाइट से हमारी बिजली चल, मतलब लाइट से अपनी ट्रेन
रन करेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेल ट्रांसपोर्ट। यस ठीक सर। है, ये तो फोटो दे रखे हैं कि इंडियन रेलवे, अब मेट्रो भी चलती है, वो भी इंडियन रेलवे मतलब सेंट्रल रेलवे के कंट्रोल में, और ट्रेन वगैरह भी चलती हैं। ठीक है, अब ये रूट मैप दे रखा है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो सारी चीजें कि जैसे चंडीगढ़ से आगे ट्रेन नहीं जाती तो वो ब्लॉक कर रखी है कि उससे आगे ट्रेन नहीं है। जहाँ जहाँ ट्रेन का पूरा नेटवर्क है, तुम चाहो तो अभी गूगल पे भी लिख लेना कि रेलवे रूट मैप, तो उसमें पूरा आ जाएगा ऐसी फोटो। ये मेन मेन सारे डिवीजन है, जैसे जो मेन मेन स्टेशन होते हैं या मेन मेन जगह जो होती हैं, वो सारे शो हो रहे हैं इसमें। अब आता है थर्ड जो अपना है, वो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। इनलैंड की जब बात करें कि जमीन पर कौन कौन सी चीजें चलती हैं। ठीक है, ये अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी चीजें करने लगे। पहले क्या होता था, टैंकर वगैरह में ट्रांसपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। आप क्या करते हैं कि पाइपलाइन डाल दी है। अब जैसे अपने यहाँ जो रिफाइनरी में आती है मथुरा से लाइन, वो आती है गुजरात से। गुजरात से पाइपलाइन डाल रखी है जी अपनी, सर। उसमें क्रूड ऑयल ट्रांसफर होता है। तो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट जब होता है तो क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी आते हैं उन सबको उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ये देखो सेकंड दे रखा है, सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। स्लरी का मीन्स ये होता है कि हमारे पे मान के चलो कि कोई चीज सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड को हमने फाइन कर लिया, उसे पीस लिया, उसमें हल्का सा पानी मिला देंगे तो उसके बाद ट्रांसफर कर सकते हैं उसे पाइपलाइन में भी, कि उसका कीचड़ टाइप में बना लिया और फिर उसे प्रेशर ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब इसमें दे रखा है इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर हाई। इसमें दे रखा है कि कॉस्ट तो हाई आती है कि एक बार हम पाइपलाइन डाल लेते हैं। हम्म, पाइपलाइन तो हम एक बार डाल लेते हैं, उसके बाद इसकी जो अभी नॉर्मल बस वगैरह या मतलब ट्रक वगैरह में चीजें जा रही हैं, पहुंच जाती हैं। अब दे रखा है इम्पोर्टेंट नेटवर्क कौन कौन से हैं इसके। अब इसमें एक असम से कानपुर पाइपलाइन है। ठीक है, एक सालाया गुजरात से जालंधर पाइपलाइन है, और एक हजीरा गुजरात से जगदीशपुर पाइपलाइन है। इसी तरह एक गुजरात से पाइपलाइन आती है मथुरा रिफाइनरी के लिए। और इसका एक फैक्ट भी है कि जो पूरी पाइपलाइन जा रही है जमीन के अंदर। तो तुमने पहले न्यूज भी सुनी होगी कि कई बार पाइपलाइन में चोरी भी कर लेते हैं। ठीक है, लोगों ने क्या, जिसको पता पड़ गई कि मेरे खेत के नीचे पाइपलाइन जा रही है, उसने क्या करा, होल करके तेल चुराना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये बाद में पता पड़ जाती है क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। आजकल क्या है, लोगों की ड्यूटी लगाते हैं कि वो पाइपलाइन के जहाँ जहाँ पाइपलाइन है उनकी उसके ऊपर देखते रहते हैं कि किसी ने होल वगैरह तो नहीं किया, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखो क्रूड ऑयल और एलपीजी की पाइपलाइन इंडिया में किस तरह से चलती है, कहाँ कहाँ से लाइन डाल रखी है। सारी लाइनें अपनी गुजरात से ही आती हैं। ठीक है, ये देखो मथुरा की भी पाइपलाइन आ रही है, ये गुजरात के कांडला से मथुरा तक ये पूरी पाइपलाइन सप्लाई हो रही है। इधर डिब्रूगढ़ से पाइपलाइन आ रही है, कुछ हल्दिया से पाइपलाइन आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी वाला होता है उसमें क्या क्या होता है। अब देखो इंडिया, एंड इसमें दे रखा है इंडिया इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। ठीक है, अब इंडिया में हम भी ये जानते हैं कि बोलते हैं ना कि इंडिया तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जी सर। बोलते हैं। तो उसमें एक तरफ तो अपनी बंगाल की खाड़ी है, यस सर। दूसरा अरेबियन सी मतलब अरब सागर है, और तीसरा है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो तीन तरफ से घिरा है। और फिर ये देयर फोर इट हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। ठीक है, तो इधर से ये है कि लंबी कोस्ट लाइन मीन्स ये होता है जैसे अपने कोस्ट गार्ड होते हैं ना, कि जो हमारे तट रक्षक जो होते हैं, तट की रक्षा जो करते हैं। अब इंडिया की तरफ अगर तीनों तरफ समुद्र है तो बड़ी वो होगा, जैसे मुंबई में जो हमला हुआ था
उसमें ये होता है कि वाटर वे का भी जो चोरी वगैरह सारी चीजें होती हैं वो समुद्र के रास्ते ही होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारे हिमालय हिमालय क्रॉस करके आना इजी है नहीं। ठीक है, तो इसी तरफ से ज्यादा रहता है। अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन वाटरवे। अब जैसे चाइना से जितना भी माल आता है या और कंट्री से हम जो माल खरीदते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है। बड़े बड़े शिप हैं, जैसे बोलते हैं ना मर्चेंट नेवी, तो मर्चेंट नेवी जो होती है वो यही काम करती है। वो व्यापारिक अपनी जो समुद्र का है वो सारी चीज पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं वो, कि कौन सा शिप कहाँ आ रहा है, कितने टाइम पे पहुंचेगा, वो सारी चीजें उस पर देखते हैं। पहले देखते भी हैं, जो पुरानी हिस्ट्री वगैरह इंडिया की देखोगे तो उसमें देखा है ना कि सबसे पहले इंडिया में 1600 ईस्वी में पुर्तगाली आए, या वास्को डिगामा इंडिया आया सबसे पहले, कोलंबस अमेरिका गया, तो वो सारी चीजें वाटर ट्रांसपोर्ट ही थी, शिप वगैरह से लोग आते जाते थे हर जगह। उस समय पर भी सब आते जाते थे शिप वगैरह से लोग वहाँ। सबसे पहले यही था वाटर ट्रांसपोर्ट, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। तो यस सर। ठीक है, अभी दे रखा विद द हेल्प ऑफ दिस मीन्स गुड्स एंड पैसेंजर आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस बोथ विद एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, अब ये है कि जैसे अब तुमने देखा होगा पनामा कैनाल और सुएज कैनाल, जो सुएज नहर और पनामा नहर जो है, हम्म, वो बहुत फेमस हैं, दो नहर ही हैं वो, पर दो दो समुद्र को आपस में जोड़ती हैं, तो जो रास्ता बहुत लंबा पड़ता है उसे बहुत शॉर्ट कर देती हैं। तो अपने शिप वगैरह लोग वहीं होके ले जाते हैं, उन्हें थोड़ा टैक्स वगैरह देते हैं, पर वो उससे अपनी चीजें निकालते हैं। तो आजकल क्या होता है कि लोगों को ले जाने आने के लिए और सामान पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। तो वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये होता है कि जो इंडिया से इंडिया में सामान पहुंचाना है तो ट्रेन और ट्रक वगैरह पहुंचा देते हैं इजी वे में। अब ये होता है कि इंडिया से हमें दूसरी कंट्री सामान लाना है ले जाना है तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल वहाँ होता है। इट पजेज हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा लोड ले जाता है। एक ही शिप पे 200-300 कंटेनर एक साथ होते हैं, वो इजीली ले जाता है ले आता है उन्हें। इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स। भारी सामान, ठीक है, और बड़े सामान के लिए सस्ता ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड एयरपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें रोड बनानी है एयरपोर्ट बनानी है, उसके लिए ये होता पोर्ट बनता है केवल बंदरगाह। वो बंदरगाह पे आता है, सामान उतारता है और चला जाता है। अब सी ट्रांसपोर्ट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑन शिप ऑन देयर मेंटेनेंस। अब इसका एक नेगेटिव ये है कि बड़ा शिप है तो उसका मेंटेनेंस भी हमें ज्यादा रखना पड़ेगा और बनेगा भी महंगा। तो इसमें होता है कि ज्यादा पैसा चाहिए और आपको ज्यादा मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। अगर उसमें शिप में कोई दिक्कत आई तो पानी के बीच में रुक जाएगा, या ये मान के चलो कहीं होल वगैरह हो गया तो वो डूब जाएगा। तो उसमें ये जो सामान लोड है वो भी बेकार गया और जो बनाता उसका भी पैसा गया। उसके बाद है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये तो हो गया हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ठीक है, अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इनलेट वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इंडिया में दे रखा है इंडिया हैज इनलेट नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इनलैंड। 14,500 किलोमीटर में इंडिया का वाटरवेज, जैसे गंगा में भी चलता, सारी नदियों में चलता। जैसे केरल वगैरह जाते हैं तो केरल वगैरह की जैसे मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें देखा होगा कि शिप वगैरह बोट वगैरह में लोग जा रहे हैं इधर से उधर। आउट ऑफ दीज 5,685 किलोमीटर आर नेग्लिजिबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि 5,685 किलोमीटर जो होता है ना उस पर मैकेनाइज्ड व्हीकल वेसल नहीं चलते। मैकेनाइज मतलब कि जो बोट वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक बोट वगैरह नहीं चलती। लोग खुद ही ऐसे बोलते हैं ना, चप्पू चलाते हैं, खुद ही चलाते हैं और खुद ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ बोट वगैरह नहीं चलते। अबाउट 50 million tons of cargo corresponding to 2.82 billion ton kilometer was transported in 2005 और 6 by inlet water transport। अब इसमें दे रखा है कि 2005 से 2006 में 50 लाख टन कार्गो मतलब सामान
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है। अब इसमें दे रखा है, कंसिडरिंग द इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ दिस मोड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइंग टू डेवलप दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये सारे एडवांटेज देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ट्रांसपोर्ट की जाएं वाटरवेज के थ्रू, ठीक है। ठीक है, अब ये देखेंगे नेशनल वाटरवेज में कैसे होता है, जैसे NW1, ठीक है। NW1 जो है सबसे पहला अपना इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा और भागीरथी और हुगली, ये तीनों वैसे देखा जाए तो कंबाइंड एक ही रिवर है। इस रिवर पर चलता 1620 किलोमीटर का, ठीक है। तो इलाहाबाद से लेके ये हल्दिया तक जाता है। लोग इसमें सामान भी पहुंचाते हैं, खुद भी जाते हैं, ठीक है। फिर NW2 है सादिया डोगरी स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का बताया था कि असम वगैरह में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सामान भी पहुंचाते हैं। NW3 है कोलम कोजिकोडे स्ट्रेच ऑफ ईस्ट कोस्ट कैनाल एंड चंपकारा और उद्योग मंडल कैनाल। तो ये सारी चीजें अपने NW1 NW2 NW3 सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे अपना NH1 होता है, NH2 NH3 NH4 डिवाइड कर रखे हैं, इसी तरह ये नेशनल वाटरवेज है, ठीक है। ये इसका चार्ट आ गया कि नेशनल वाटरवेज की कितनी लेंथ है अपनी, किस जगह से किस जगह जाते हैं। ये सारी चीजें देख लेना, गूगल वगैरह पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया हैज अ वाइड कोस्टलाइन नियरली 7506.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर बड़ी अपनी तट रेखा है जो अपने वाटर से टच होती है, ठीक है। इंडिया में 12 बड़े बंदरगाह और 187 छोटे बंदरगाह हैं अभी इंडिया में, ठीक है। These major ports handle 95% of handles Indian foreign trade। 95% जो इंडिया का बाहर से कांटेक्ट होता है, मतलब बाहर देश से जो बिजनेस करते हैं, वो 90% वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल along the vast coastline of the country through ships is located coastal shipping। अब क्या होता है कि कोस्ट लाइन जो अपनी बनी होती है, ठीक है, उससे भी कई बार हम सप्लाई करते हैं। जैसे मुंबई से हमें माल लेके आना चेन्नई, तो हम तट के किनारे किनारे अपनी शिपिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना इंटरनल जो अपनी चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे सस्ता मोड है ट्रांसपोर्ट का। प्लेन वगैरह में जाएंगे तो एक तो ज्यादा चीजें जा नहीं सकती, बहुत हैवी हो जाएगा। It generally speaking, ocean transport means the movement of sea between the countries through sea routes। अब नॉर्मली से बोले तो इसका ओशियन ट्रांसपोर्ट का मीन्स ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिप में एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोगों को पहुंचाना, सामान पहुंचाना, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब मेजर सी पोर्ट्स इंडिया में जो है वो चेन्नई पोर्ट और मद्रास पोर्ट, चेन्नई में, हल्दिया कोलकाता में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, महाराष्ट्र में, कामराजार पोर्ट और एन्नोर पोर्ट, एन्नोर चेन्नई में, कांडला पोर्ट गुजरात में, कोची पोर्ट केरल में, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में, मोरमोगो पॉइंट पानाजी पणजी गोवा में, मुंबई पोर्ट मुंबई, फिर पणजी गोवा, पारादीप उड़ीसा में, और ट्यूटिरिकोन पोर्ट नाउ इज कॉल्ड वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में, फिर विशाखापट्टनम पोर्ट है। ये सारे बड़े पोर्ट हैं अपने, जो मेजर पोर्ट होते हैं, ओके। ये देखो सारी चीजें दिख भी रही हैं कि अपना ये रहा कांडला, पोरबंदर, भावनगर, सूरत, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, रत्नागिरी, पणजी, मरगांव, मैंगलोर, फिर एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, ये सारे अपने पोर्ट है। अब आते हैं एयरवेज पर। अपना रोडवेज हो गया कंप्लीट, वाटरवेज हो गया, और थर्ड अपना बचा है एयरवेज, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट इज अ रिसेंट origin in the development of transport system of a country। Air transport provides the fastest practical means of transportation, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट यही है, जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता। फिर इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग एविएशन सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड।
अब इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट जो है ना दुनिया का सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ एविएशन सेक्टर है। मतलब सबसे ज्यादा प्लेन और एयरपोर्ट इंडिया में ही इस टाइम चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उसका एविएशन सेक्टर ग्रो हो रहा है। फीचर्स देखें तो एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट मॉडर्न एंड क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे नया और क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव एज द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एयरप्लेन्स आर हाई। ठीक है, तो महंगा भी है, ऑपरेशन कॉस्ट भी हाई होती है इसकी। ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कंफर्टेबल एफिशिएंट एंड क्विक ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब इसमें क्या होता है कि ये कंफर्टेबल जर्नी भी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट मतलब इजीली हो जाती है और क्विक जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एयरपोर्ट में क्या होता है, एक बार एयरपोर्ट की स्ट्रिप वगैरह सारी चीज रेडी हो जाए तो हमें बार बार इसकी मेंटेनेंस थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। एयर ट्रांसपोर्ट इज फ्री फ्रॉम फिजिकल बैरियर। अब इसमें होता है कि कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, किसी के अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या पैर वगैरह खराब है तो उसके लिए कोई ऐसी फिजिकल बैरियर नहीं होता, वो इजीली जा सकता है। इट प्लेस सिग्निफिकेंट रोल ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ कंट्री। जैसे इंडिया में राफेल आया, सुखोई आया, तो डिफेंस में भी ये काम आता है। The air transport is the most risky form of transport because the chances of accident are greater in comparison to other modes of transport. अब क्या होता है कि प्लेन वगैरह अगर खराब होता है, जितने लोग बैठे होते हैं वो सारे लोग मर जाते हैं, नॉर्मली बहुत ही कम लोग बचते हैं। तो रिस्क भी सबसे ज्यादा इसी में होता है। मेजर एयरपोर्ट ये रहे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ठीक है, तो ये बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, ये सारे एयरपोर्ट जैसे दे रखे हैं, ये सारे एयरपोर्ट अपने मेजर यानी बड़े एयरपोर्ट हैं जहाँ लोग ज्यादा आते हैं और ज्यादा ट्रेवल करते हैं। ये रहे सारे इंडिया के एयरपोर्ट। श्रीनगर, जम्मू, शिमला, देहरादून, न्यू दिल्ली, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, बांग्लादेश। ओके। अब बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा नॉर्मली हम देखा जाए तो अपना ये होता है कि तो मार्केट के जो प्राइजेज होते हैं, रेट, तो उसको बैलेंस रखता है। अगर चीज़ें ज़्यादा जल्दी अवेलेबल होंगी तो रेट्स नॉर्मली कम ही होंगे। ठीक है। अब जो इतनी ज़्यादा जगह होती है, अब उसमें ये होता है जैसे अभी मान के चलो जैसे मथुरा वाला अपना हाईवे है, इसमें ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह होती हैं, अपनी इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब ज़्यादा काम भी मिलेगा। जो ज़्यादा चीज़ें सप्लाई होंगी, अभी मान के चलो ट्रेन वगैरह चलती है, ट्रेन मतलब रोड वगैरह चलते हैं, वाटरवेज हैं, अपनी रेलवेज है, तो इसमें होता है कि फैक्ट्री वगैरह कोई अपने पास में इंडस्ट्री एरिया, तो वहाँ से सप्लाई करने में भी लगेंगे कुछ लोग, लोड भी करेंगे, फिर चीज़ें अंदर बनेंगी, उसके लिए भी चाहिए वर्कर।